क्या एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर बिना फोर्स को यूज किए अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता है? कैन अ कंट्री एक्सरसाइज पावर ऑन अनदर कंट्री without using any force? This is the question that we are going to answer in this video. But before answering this question, let us first try and understand what is power and what do we need power for. आसान शब्दों में पावर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है जिसके मदद से आप किसी भी व्यक्ति से वो काम करवा सकते हैं जो काम आप उस व्यक्ति से करवाना चाहते हैं, भले ही वो व्यक्ति उस काम को करना चाहे या नहीं चाहे. पावर इज दैट एबिलिटी ऑफ ए by the virtue of which he can make B do what he or she wants B to do. जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर की बात करते हैं तब हम इंडिविजुअल्स की जगह कंट्रीज को यूज करते हैं. कंट्रीज के बीच के पावर और पावर इंटरेक्शन को हम डिस्कस करते हैं. सो इन इंटरनेशनल रिलेशंस वी कैन से दैट country A has power over country B if country A can make country B do what it wants. Suppose country A wants that country B should do C. So, if country A can make this happen, if country A can make country B do C, then we can say that country A has power over country B. This is a very simple definition of power. Generally क्या होता है कि एक कंट्री अपनी बात मनवाने के लिए या किसी दूसरे कंट्री के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जनरली एक कंट्री फोर्स या वायलेंस को यूज करती है. एक कंट्री के द्वारा जब अपनी बातों को मनवाने के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर इस तरह से फोर्स को यूज किया जाता है, वायलेंस को यूज किया जाता है, थ्रेट को यूज किया जाता है, पनिशमेंट को यूज किया जाता है, तो इसे हम हार्ड पावर कहते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हार्ड पावर. हार्ड पावर के अंतर्गत मेनली एक कंट्री की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर आती है. सो द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ऑफ अ कंट्री रिप्रेजेंट्स द हार्ड पावर ऑफ दैट कंट्री. तो जो सवाल हमने इस वीडियो के शुरू में पूछा कि कैन अ कंट्री एक्सरसाइज पावर ओवर अनदर कंट्री विदाउट यूजिंग फोर्स, तो यहां पर फोर्स का मतलब है हार्ड पावर. ओके, विदाउट यूजिंग इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फोर्स, without using its power of weapon or the power of punishing other country or threatening other country. क्या इन सभी हार्ड पावर के एलिमेंट्स को यूज किए बगैर भी एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकती है? ये सवाल है हमारा. इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा. इस सवाल के जवाब के लिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर जोसेफ नाई के पास जाएंगे. जोसेफ नाई से अगर आप इस सवाल को पूछें तो उनका आंसर होगा हाँ, यस. ही विल से दैट दिस कैन हैपन. अ कंट्री कैन एक्सरसाइज पावर ओवर अनदर कंट्री विदाउट यूजिंग फोर्स, विदाउट यूजिंग वायलेंस, विदाउट यूजिंग एनी एजेंट ऑफ its hard power, of its economic and military power. This is possible, and this is seen in international relations and international politics. Joseph Nye इस particular type of power के लिए एक वर्ड कॉइन करते हैं, एक टर्म कॉइन करते हैं, जिसे कहते हैं सॉफ्ट पावर. सो सॉफ्ट पावर इज द फॉर्म ऑफ पावर वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड अपॉन अनदर कंट्री विदाउट रिजॉर्टिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस और फोर्स और कर्शन. और ये जो फ्रेज है, ये जो टर्म है सॉफ्ट पावर, इस टर्म को कॉइन किया गया था जोसेफ नाई के द्वारा. कोल्ड वॉर के दौरान जोसेफ नाई इस टर्म को कॉइन करते हैं अमेरिका के हेजेमोनिक इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए जोसेफ नाई के द्वारा इस टर्म को कॉइन किया जाता है. जोसेफ नाई इस पर्टिकुलर टर्म के लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं. सॉफ्ट पावर को ही वो कोऑप्टिव पावर भी कहते हैं. तो सॉफ्ट पावर एंड कोऑप्टिव पावर बोथ आर सेम. अब आइए समझते हैं कि ये सॉफ्ट पावर काम कैसे करता है. हाउ डज दिस सॉफ्ट पावर वर्क? जब भी आप सॉफ्ट पावर को डिस्क्राइब करें, आपको सॉफ्ट पावर के डिस्क्रिप्शन में ये जरूर लिखना है कि soft power works on the basis of attraction. The nature of soft power is attractive. Okay? Soft power works on the basis of attraction. It works through attraction. The nature is attractive. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Suppose I have a very attractive and charismatic personality, and you like my personality. You want to be my friend, and you want to remain my friend at any cost.
Why? Simply because you are attracted towards my charismatic personality, towards my personality traits, towards the qualities that I have. You are attracted towards those qualities, and because of those qualities, you want to be my friend and you always want to remain my friend at any cost. Now, suppose you have become my friend. Okay, suppose you have become my friend. Now, I'm going to ask you to do something that you don't want to do. Over here, I'm trying to influence your behavior. Okay, I'm trying to influence your behavior. I'm trying to exercise power upon you by making you do something that you do not want to do. So, I ask you to do something for me which you actually don't want to do. But you know that. आपको ये पता है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, what I'm asking you to do, if you are not going to do that, our friendship is going to break. Our friendship is going to break. Our friendship is going to get over. You know this. So in this situation, what is the choice that you are going to make? आप क्या डिसीजन लेंगे? आप क्या निर्णय लेंगे? You will definitely choose to remain my friend. And you will do what otherwise you would have not done. आप इस दोस्ती के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, उस काम को भी करेंगे जो वैसे आप नहीं करते. And the reason is very simple. You are attracted towards me, towards my personality, towards all the qualities that I have got. You want to remain associated with me at any cost. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं आपके ऊपर किसी तरह के कर्षण को यूज नहीं कर रहा हूं, किसी तरह के फोर्स को यूज नहीं कर रहा हूं, किसी तरह के पनिशमेंट के थ्रेट को यूज नहीं कर रहा हूं, किसी तरह के वायलेंस को यूज नहीं कर रहा हूं. You do not want to upset me. You want to be with me. You want to remain associated with me, and this is why you are doing what you have otherwise not done. तो ये किस तरह का पावर है? ये सॉफ्ट पावर है. इंडिविजुअल के लेवल पर भी सॉफ्ट पावर काम करता है. दिस इज व्हाट इज सॉफ्ट पावर. एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लेवल पर भी सॉफ्ट पावर काम करता है. अब एग्जैक्टली इसी तरह से कंट्रीज के बीच भी आप इस अट्रैक्टिव पावर को, इस सॉफ्ट पावर को आप देख सकते हैं. इट ऑल्सो वर्क्स एट द लेवल ऑफ कंट्रीज. इंटर स्टेट लेवल पर भी पावर इस तरह से काम करता है, इस तरह से फंक्शन करता है. अब सवाल है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कंट्री की अट्रैक्टिवनेस किन बातों पर डिपेंड करती है. हाउ अ कंट्री बिकम अट्रैक्टिव टू अदर कंट्री. इंडिविजुअल के लेवल पर तो हमें चीजें समझ में आ जाती हैं कि पर्सनालिटी करिज्मेटिक है, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कुछ क्वालिटीज है, इसलिए एक व्यक्ति अट्रैक्टिव हो जाता है, उसके प्रति लोग खींचे चले आते हैं. लेकिन कंट्रीज में वो कौन सी बात होती है जो कि एक कंट्री को अट्रैक्टिव बनाती है, जो कि एक कंट्री के भीतर इस सॉफ्ट पावर को भरती है? इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कंट्री की अट्रैक्टिवनेस उस कंट्री के द्वारा होल्ड की जाने वाली वैल्यूज पर डिपेंड करती है. किस तरह के वैल्यूज को वो कंट्री रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के पॉलिटिकल आइडियल्स को वो कंट्री रिप्रेजेंट करता है, किस तरह का कल्चर उस कंट्री में प्रैक्टिस किया जाता है. ये वो चीजें हैं जो कि एक कंट्री के सॉफ्ट पावर को डिटरमाइन करती है, एक कंट्री के अट्रैक्टिवनेस को डिटरमाइन करती है. एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक अथॉरिटेरियन कंट्री. सवाल है कि इन दोनों में से कौन सी कंट्री ज्यादा अट्रैक्टिव होगी? आप किस कंट्री के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ ही आप अपने आप को एसोसिएट करना चाहेंगे. डेमोक्रेसी, द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, द पॉलिटिकल आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर अट्रैक्टिव देन अथॉरिटेरियनिज्म, देन अ डिक्टेटरशिप, देन अ टोटलिटेरियन सिस्टम और टोटलिटेरियन रेजिम. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को ऑप्शन मिले दो कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को चुनने का अपने फ्रेंड के रूप में, एक तरफ है नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ है यूएस, इंडिया का चॉइस क्या होगा? नॉर्थ कोरिया एंड यूएस, इंडिया किस कंट्री को चुनेगा अपने दोस्त के रूप में? या अगर इंडिया के पास यह ऑप्शन हो कि इंडिया को इन दोनों में से एक कंट्री के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखना है, बरकरार रखना है, किसी एक को सैक्रिफाइस करके, तो यहां पर इंडिया का डिसीजन क्या होगा? आपने सही समझा. यहां पर इंडिया का डिसीजन होगा कि इंडिया यूएस के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करेगा, अपने दोस्ती को मेंटेन करेगा. इंडिया के इस डिसीजन के पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. उन सभी फैक्टर्स में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी होगा कि इन दोनों कंट्रीज के द्वारा किस तरह की वैल्यूज को अपहोल्ड किया जाता है, किस तरह का कल्चर इन दोनों कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है. एक तरफ है नॉर्थ कोरिया, अथॉरिटेरियन कंट्री,
एक फ्री, एक लिबरल कंट्री नहीं है नॉर्थ कोरिया। ओके, दूसरी तरफ है यूएस, एक फ्री, एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जब इंडिया अपने आप को यूएस के साथ एसोसिएट करेगा, तो जो वैल्यूज यूएस रिप्रेजेंट करता है, हम भी उन वैल्यूज के साथ जुड़ जाएंगे। अगर इंडिया नॉर्थ कोरिया को चुनता है, तो फिर हम उन वैल्यूज के साथ जुड़ जाएंगे जो वैल्यूज नॉर्थ कोरिया रिप्रेजेंट करता है। सवाल है कि हम किन वैल्यूज के साथ अपने आप को जोड़ना पसंद करेंगे। वे कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें हम चाहेंगे कि वे हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बने। डेफिनेटली इंडिया हमेशा यह चाहेगा कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर एक फ्री, एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह देखा जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज, ये कल्चरल आइडेंटिटीज, ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं इंडिया के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस कर रही हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो ये है सॉफ्ट पावर। सिमिलरली इंडिया की भी अपनी वैल्यूज हैं। इंडिया भी कुछ आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है, कुछ प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया के पास अपना एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है हमारी। और ये सभी फैक्टर्स, हम जिन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा रिच डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, ये हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करती है। ये दुनिया के कंट्रीज को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करती है। अलग अलग कंट्रीज इंडिया के साथ एसोसिएट करके इन वैल्यूज को शेयर करना चाहते हैं। तो आपको समझना है, सॉफ्ट पावर वर्क्स थ्रू अट्रैक्शन। It works through attraction. It arises out of the attractiveness of a country's culture, political ideals, and values which it upholds. This is what is called soft power. I hope I have made you understand this concept. Thank you so much for listening.